हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गरम है और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। राशन में अनियमितताओं को लेकर के बहुत सारे सवाल खड़े किए जाते हैं और ऐसा ही एक घोटाला सामने आया है। कलायत में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा डिपो पर सप्लाई के नाम पर 72 क्विंटल गेहूं बेचने का मामला सामने आया है। सरकारी गेहूं को बेचकर सरकार को यहां चूना लगाया जा रहा था। ये खुलासा शायद नहीं होता अगर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग गोदाम का चौकीदार अपनी ड्यूटी पर समय से पहले नहीं पहुंचता। चौकीदार ने बताया कि वो समय से पहले ही ड्यूटी पर पहुंच गया था, तो उसने देखा कि गेहूं के कट्टों को लोड करके दूसरी जगह ले जाया जा रहा था। मैं वहाँ पर रात का चौकीदार हूँ। मेरी ड्यूटी शाम को 7 बजे की होती है। मैं आज जब घर से लगभग 6:30 बजे घर से निकला और अपने ऑफिस की तरफ गया, मैंने देखा मेरे ऑफिस में बढ़ने से पहले गेट्स के अंदर से एक गाड़ी HR 651329 गेहूँ लेके बाहर निकले। मेरे को शक हुआ भाई ये गेहूँ कहाँ पर जा रही है, क्योंकि पिछले 3 दिन से यहाँ पे RO लगी हुई थी और RO की गेहूं कभी भी 5 बजे के बाद नहीं जाती। तो मैंने इस गाड़ी का पीछा किया, बाकायदा मैंने वहीं से इसकी वीडियो बनानी शुरू कर दी। मैंने DFSC के नाम ऑडियो भी बनाई है इसकी। और जब ये गाड़ी मिल में अंदर जाने लगी तब मैंने अपना मोटरसाइकिल पेट्रोल पंप के पास रोक लिया। गाड़ी मिल में अंदर एंट्री कर गई। चौकीदार कुलदीप सिंह ने बताया कि एक और चौकीदार बाइक पर आया था और गेहूं से भरी गाड़ी को यहां तक छोड़ने पहुंचा था। देखा वहां पर एक राजेंद्र चौकीदार जो सजुमा गांव का है, जो पिछले 10-12 साल से कार्य करता है, वो मोटरसाइकिल लेके इस गाड़ी को छोड़ने आया हुआ था। उसके बाद मैंने मोटरसाइकिल में तेल डलवाया। मैंने SP साहब और क्या नाम है DC साहब, SDM साहब सभी से बातें की। SP साहब के गनमैन ने मेरे को बताया भाई आप लोग वहाँ पे बात करो कलायत थाने में जाके। मैंने SHO साहब से बात की। SHO साहब ने मेरे को फोर्स देके मिल में भेज दिया और मिल में मौके पे गाड़ी समेत ड्राइवर और माल के पकड़ दी। तो लगभग कुलदीप सिंह ने जो आगे बताया उसने ये साफ कर दिया कि ऐसा घोटाला बिना किसी अधिकारी की मिलीभगत के बिना नहीं हो सकता। उन्होंने बताया कि इंस्पेक्टर सतवीर की शह पर राशन घोटाला किया जा रहा था। देखो ये तो मैं क्या कह सकता हूँ, कितने दिनों से जा रही थी, इसके बारे में तो मैं पक्का नहीं कुछ कह सकता, लेकिन ये आम बात है वहाँ से गेहूँ निकालना। जब भी स्पेशल लगती है या RO वगैरह लगती है उसमें ये ऐसी कार्रवाई वहाँ जो इंस्पेक्टर है सतवीर वो करते रहते हैं, अपने करिंदों के साथ मिलके करवाते रहते हैं। चौकीदार कुलदीप सिंह ने ये भी बताया कि करीब 3 दिन से ये लोग गेहूं को ट्रक में भरकर यहां से ले जाने के चक्कर में थे, लेकिन चौकीदार की मुस्तैदी के चलते वो अपने काम को अंजाम नहीं दे पा रहे थे। 3 दिन से RO लगी हुई थी। इस रात से पिछली रात भी रात को लगभग 350 कट्टे गाड़ी में भर के वहाँ पर खड़े थे निकालने के लिए, लेकिन मैं वहाँ पर ड्यूटी से इधर उधर नहीं हुआ। दूसरा, वहाँ से गाड़ी निकालने के लिए गेट पास की जरूरत होती है और वो गेट पास या तो ये इंस्पेक्टर देते हैं, नहीं तो आमतौर पर डिस्ट्रिक्ट से फूड सप्लाई इंस्पेक्टर आते हैं वो देते हैं। चौकीदार ने इस पूरे घोटाले की जानकारी बड़े अधिकारियों को दी। सूचना के अनुसार गेहूं कट्टों से लोड गाड़ी को रेलवे रोड स्थित फ्लोर मिल से कब्जे में लेते हुए पुलिस स्टेशन लाया गया। इस मामले में जानकारी देते हुए DSP रविंद्र सांगवान ने बताया कि मामले में जांच की जा रही है। टैंकर को यहाँ ले आए हैं, उसमें 145 कट्टे बताए और हमने FIR दर्ज कर ली है। इसमें 381, 409, 120 भी धारा ऐड कर दी और आगे की तफ्तीश में जो भी सामने आएगा इसमें जो भी दोषी होगा उसको सजा। पूरे मामले में देखा गया कि शनिवार और रविवार को छुट्टी होने का फायदा उठाते हुए अनाज को बेचने की योजना बनाई गई थी, लेकिन चौकीदार की मुस्तैदी के चलते अपराधियों के प्लान पर पानी फिर गया। हरियाणा न्यूज के लिए कलायत से शोभा चंद की रिपोर्ट।
वहीं प्रदूषण की परेशानी बड़ी बन चुकी है और ऐसे में पराली न जलाने को लेकर लगातार किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रदेश में पराली शुरू से ही बड़ी समस्या रही है। सरकार और प्रशासन पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए तमाम कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन अभी भी प्रदेश में पराली जलाई जा रही है। पराली जलाने के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। गोहाना में पिछले कुछ दिनों में किसानों द्वारा पराली जलाने के मामले सामने आए हैं। जब गोहाना में किसान पराली जलाते पाए गए तो उनसे इस बारे में पूछा गया। किसानों से पूछा गया कि प्रशासन के आदेशों के बाद भी पराली क्यों जलाई जा रही है, जबकि प्रशासन ने इसके लिए इंतजाम भी किए हैं। तो पराली जला रहे किसान ने कहा कि उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, उनकी पराली ऐसे ही पड़ी रहती है। अगर वो पराली नहीं जलाएंगे तो अगली फसल कैसे उगा पाएंगे। और क्या करें, जिसको तो ये सरकार कर दी, हम यंत्र देंगे, फलानी चीज देंगे, कुछ धंधे को सूरत देंगे, हम कितने जैसे तो हमने ये जमीन भी तो अपनी संभालनी है। किसान का कहना है कि उन्होंने पराली को हटाने के लिए प्रशासन का इंतजार भी किया, लेकिन जब प्रशासन ने पराली को लेकर कुछ कदम नहीं उठाए, उन्हें पराली खत्म करने की मशीनें मुहैया नहीं कराई गई, तो उन्हें पराली को खुद ही जलाना पड़ा। अगर पराली को नहीं जलाते तो पराली खत्म कैसे होती। कुछ नहीं, कोई यंत्र कुछ नहीं दिया। हम तो कई दिन भी आज हमारे दाना कटाने 20-22 दिन हो लिए। आखिर बाट देख कर जब इसका हमारा घने घने पड़े तो फूक पाक कर जब यो करे हमने तो। जब किसान से कहा गया कि पराली जलाने से प्रदूषण को नुकसान पहुंचता है, बावजूद इसके भी क्यों पराली को जलाया गया, तो किसान का जवाब था कि उनके खेत में पराली काफी कम थी। प्रदूषण को नुकसान ज्यादा पराली जलाने से होता है। जिसमें तो गिल्ला ऊपर का फूक हो गया है, इसमें तो प्रदूषण वाली बात नहीं थी। प्रदूषण तो उसमें ढेर के ढेर फूका है, ढेर सही नहीं। ढेर जो फूका उसमें ज्यादा धुआं आ रहा है, प्रदूषण आ रहा है। ये तो फोका तो वो था पकते ऊपर का चली गई आग से। ये तो था किसान का पक्ष, जिसमें किसान ने साफ कहा कि उसे प्रशासन की तरफ से किसी तरह की कोई मशीन या सहायता नहीं मिली। उसे अगली फसल के लिए जमीन को भी तैयार करना था, तो मजबूरी में पराली को जला दिया। अब इस पर जब कृषि विभाग के अधिकारी राजेंद्र मेहरत से सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि जहां बिना एसएमएस की जानकारी के फसल काटी जाती है, वहां की जानकारी उन्हें नहीं हो पाती, लिहाजा वो मशीनें नहीं पहुंचा पाते। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर बिना एसएमएस के कोई ऐसी मशीन पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई भी होगी। भाई प्राय देखने में आया है कि जिन जिन खेतों में जो कंबाइन से कटाई हो रही है और वो बिना एसएमएस के हो रही है, वहीं ये इंसिडेंट्स आए हुए हैं आगजनी के। तो मेरा एक तो आपके माध्यम से ये है कि जो भी कंबाइन हार्वेस्टर है, जो किसान है, वो अपनी कटाई उस कंबाइन से कराए जिसके साथ एसएमएस हो। हमने कोशिश करनी है कि भाई अगर फील्ड लेवल पर कहीं भी बिना एसएमएस कोई मशीन पाई जाती है तो उसको तुरंत प्रभाव से उस पर कार्रवाई की जाएगी। एक कृषि अधिकारी ने यह भी बताया कि किसानों को सीएससी मशीनें दी जाती हैं, जिनके अंदर ही पराली को खत्म करने की सुविधा भी है। कि किसान भाइयों को मतलब एक तो सीएससी है अपनी, उसके माध्यम से मशीन प्रोवाइड की गई है। तो हमने कोशिश करनी है कि दो तरीके हैं। एक तो ये है कि भाई हम अपना जो पराली है उसको खेत से बाहर निकाल दें, दूसरा है कि खेत के अंदर ही उसको जुताई कर दें। तो हमने प्रयास करना है कि जो हमारी सीएससी मशीन है उसके माध्यम से उसके अंदर पराली को अंदर ही वो करें। सर, कृषि अधिकारी ने बताया कि कृषि विभाग पराली जलाने को लेकर पूरी तरह से सतर्क है। इस सीजन में एक किसान को पराली जलाते हुए पकड़ा भी गया, जिस पर कार्रवाई करते हुए जुर्माना भी लगाया गया। यहाँ गांव लेवल पे एक ड्यूटी लगाई हुई है और हर्षक से एक इंसिडेंस आया था जो कि अपना बिचपड़ी गांव से था। तो उसको मौके पर देखने पर आगजनी घटना थी और उसको 2500 रुपये जो उसका जुर्माना बनता था वो किया है। इस सीजन में अभी एक ही किसान पर कार्रवाई की गई, जबकि पिछले साल कई मामले सामने आए थे जिन पर कार्रवाई की गई थी।
और इस बार भी कृषि विभाग पराली मामले को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद है। पिछले साल इंसिडेंस ज़्यादा थे, लेकिन अभी ये हमारी स्टार्टिंग फेज है। गोहाना वाले एरिया में आने वाले 10-15 दिन के अंदर ये चांसेस रहेंगे ज़्यादा इंसिडेंस लेने के। इसके लिए जो भी गांव लेवल पर कमेटी है, संबंधित पटवारी है, ग्राम सचिव है, सरपंच है, उनके माध्यम से कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस और ऐसी इंसिडेंस ना आए। सर पिछले साल की बात करें, कितने मामले सामने आए होंगे? पिछले साल आई थिंक 15-20 केसेस थे जिनको हमने फाइन किया था। अभी तक एक आया? अभी तक एक आया और हमारी कोशिश रहेगी भी मतलब इस बार कोशिश करें बहुत कम रहे। अब इसमें प्रशासन की लापरवाही कहें या किसानों में जागरूकता की कमी, लेकिन ये तो तय है कि पराली जलाने से पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचता है। और अब जब कोविड जैसी महामारी चल रही है, जिसमें पहले ही लोग मास्क पहनने को मजबूर हैं, उन हालातों में हवा में जहर घुलना काफी नुकसानदायक साबित हो सकता है। हरियाणा न्यूज के लिए गोहाना से सुनील जिंदल की रिपोर्ट। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ठंड आने के साथ ही प्रदूषण बढ़ने की समस्या भी बढ़ जाती है। उधर हरियाणा पंजाब में पराली जलाने के कारण दिल्ली एनसीआर की आबो हवा खराब हो जाती है। इसलिए इस बार प्रशासन ने 15 अक्टूबर से पूरे दिल्ली एनसीआर में जनरेटर चलाने पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। वहीं साइबर सिटी में 15 अक्टूबर से जनरेटर नहीं चलेंगे के आदेश उद्योगपतियों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। उद्योगपतियों का कहना है कि प्रशासन पहले बिजली की समस्या ठीक करे, फिर जनरेटर चलाने पर रोक लगाए। सेक्टर 37 इंडस्ट्रियल एरिया के वाइस प्रेसिडेंट के गांधी की माने तो जनरेटर सिर्फ लाइट जाने पर चलाए जाते हैं, लेकिन साइबर सिटी में 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां धड़ल्ले से चल रही हैं। उसको लेकर जिला प्रशासन के पास कोई ठोस योजना नहीं है, जिसके कारण साइबर सिटी में प्रदूषण में इजाफा हो रहा है। सरकार ने जो पोल्यूशन के लिए कंट्रोल करने के लिए जो सिस्टम बना रही है बहुत अच्छी बात है। हम भी चाहते हैं कि पोल्यूशन कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन हर बारी इंडस्ट्रीज को टारगेट करना वो थोड़ा ठीक नहीं है। इसके लिए बहुत सी चीज़ें हैं, क्योंकि सारा दिन तो लाइट जाती नहीं है। हम इंडस्ट्रीज के लिए तो कभी कभी बीच में कट लगता है, उसमें थोड़े टाइम के लिए हमें जनरेटर चलाना पड़ता है, लेकिन उससे वजह से हमारे को ना उद्योग जगत काफ़ी प्रभावित होता है इस चीज़ से। तो ऑलरेडी पहले 6 महीने से पहले से ही हम लोग इतने प्रभावित हैं इन चीज़ों से कि प्रोडक्शन नहीं हो पा रही थी। अब जाकर थोड़ी सी प्रोडक्शन स्टार्ट हुई है और इसकी वजह से हमारी सारी प्रोडक्शन डिस्टर्ब होती हैं और आने वाले टाइम में दिक्कतें रहती हैं हमारे प्रोडक्शन करने में। और मैं समझता हूँ सर इससे ज़्यादा पोल्यूशन तो जो ऑटो है यहाँ पे चल रहे हैं, जो डीजल ऑटो हैं, उनको थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए और सिर्फ इंडस्ट्री को टारगेट नहीं करना चाहिए। वहीं सेक्टर 37 इलेक्ट्रोप्लेटिंग के प्रधान उमेश कुमार की माने तो उद्योग जगत पहले ही आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। कोरोना ने इसे और विकराल रूप दे दिया। अब जब सब सही होने की दिशा में उद्योग बढ़ने लगे हैं, ऐसे में जनरेटर नहीं चलेंगे जैसे आदेश से इंडस्ट्री के लोग परेशान हैं। हर साल मैं देख रहा हूं कि जो हर साल इस तरह के आदेश आते हैं, क्योंकि सरकार के पास कोई अपना कोई ठोस ऐसी कोई नीति नहीं है पोल्यूशन रोकने की। बार बार जब कोई दिक्कत आती है इंडस्ट्री को परेशान किया जाता है, और जबकि इंडस्ट्री से ऐसा कोई खास पोल्यूशन नहीं होता। पोल्यूशन के जो और बहुत सारी समस्याएं हैं, रोडों पर इतनी मिट्टियां हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, गवर्नमेंट उसके लिए तो कुछ नहीं कर पाती। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि उसको सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई देती है, इंडस्ट्री। उधर इस मामले में ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी स्नेहलता की माने तो सरकार को एनवायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी को ऐसे फैसलों से पहले प्रदूषण कंट्रोल के अन्य विकल्पों पर भी योजनाएं बनानी चाहिए, ताकि पोल्यूशन जैसे गंभीर मुद्दों से निपटा जा सके। देखिए सर, जनरेटर अगर नहीं चलेंगे तो इंडस्ट्री को काफी नुकसान होगा, और खाली एक जनरेटर ही नहीं है पोल्यूशन में। ठीक है, और भी गवर्नमेंट को और भी सोचना चाहिए ना। अब मैं बिजली पूरी प्रोवाइड कराऊँ, क्यों जनरेटर चलाएंगे? आप बिजली हमें देती नहीं, अगर प्रोडक्टिविटी रुक जाएगी तो इससे भी तो देश का भला नहीं होने वाला है। मैं ये भी नहीं कहती पोल्यूशन हम फैलाएं, लेकिन मैं पूरी तरह से बिजली इलेक्ट्रिसिटी अगर गवर्नमेंट दे तो हम नहीं जनरेटर चलाएंगे। तो कितने कट लगते हैं? क्या अघोषित कट होते हैं? सॉरी, अघोषित कट होते हैं जो बिजली के कट लगते हैं, कितना नुकसान इसके कारण आपको झेलना पड़ सकता है?
हाँ, कई बार कभी भी लाइट चली जाती है, कोई ऐसा थोड़ी पहले में बताया जाता है, कभी भी लाइट चली जाती है और कई घंटे के लिए चली जाती है। तो क्या क्या मांग रखते हैं आप इस चीज को लेकर कि क्योंकि लगातार पोल्यूशन बढ़ रहा है दिल्ली एनसीआर के अंदर? मैं कह रही हूँ सर्दियाँ आ गई हैं, अभी डोमेस्टिक में लाइट कम करके और इंडस्ट्री में लाइट ज़्यादा दिया जाए। 8 से 10 घंटे अगर इंडस्ट्री में लाइट 10 घंटे दी जाएगी तो हम जनरेटर नहीं चलाएंगे, और अगर जनरेटर चलेंगे तो मुझे लगता है कि और भी तो सरकार और तो उस तरफ भी तो ध्यान देना चाहिए ना, जो पोल्यूशन के जो सोर्सेस हैं। दरअसल प्रदूषण विभाग ने लगातार बढ़ते प्रदूषण और इसको लेकर किए जा रहे उपायों पर काम करते हुए EPCA के आदेशों के तहत जिले भर में जरूरी काम को छोड़कर डीजल जनरेटर न चले इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है, जिसका सीधा असर उद्योगों पर पड़ना तय है। इसी को लेकर उद्योगपतियों ने इस आदेश पर सवाल खड़े किए हैं। उनकी मांग है कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड प्रदूषण को लेकर कोई ठोस योजनाएं बनाए, साथ ही इंडस्ट्रियल इलाके में ज्यादा से ज्यादा बिजली देने की मांग भी उन्होंने की है। गुरुग्राम से हरियाणा न्यूज के लिए मनोज वशिष्ठ की रिपोर्ट। वहीं प्रदेश में बढ़ती आपराधिक घटनाएं कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल खड़े करती हैं और बार बार सामने आते मामले प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन चुके हैं। प्रदेश में सरकार या प्रशासन सुरक्षा के लाख दावे कर ले, लेकिन सुरक्षा के दावों की जमीनी हकीकत क्या है, रोज उसका जीता जागता एक सबूत सामने आ जाता है। आज भी प्रदेश से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई है जो ये बताती हैं कि प्रदेश में सुरक्षा सिर्फ दावों और शब्दों तक ही सीमित है। एक एक करके आपको सभी तस्वीरों से रूबरू कराते हैं ताकि आप खुद समझ सकें कि प्रदेश में जनता कितनी सुरक्षित है। सबसे पहले बात करते हैं यमुनानगर की, जहां 32 साल के ज्वेलर की गला रेत कर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद दुकान में हुई लूटपाट से ये तो पता चल जाता है कि बदमाशों ने लूटपाट की वारदात को अंजाम देने के मकसद से ही दुकानदार की हत्या की थी। दुकानदार की पहचान प्रवीण के रूप में हुई, जिसकी तीर्थनगर में ज्वेलरी शॉप थी। उसी की दुकान में उसका शव मिला। हत्या की जानकारी उस वक्त लगी जब पास में रहने वाले शख्स ने दुकान की लाइट जली देखी और जब वो दुकान की तरफ गया तो प्रवीण का शव देखकर दंग रह गया और उसने पुलिस को सूचना दी। मामले की सूचना मिलते ही यमुनानगर के एसपी समेत पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंची। सदर थाना के SHO सुभाष चंद्र ने वारदात की जानकारी दी। हमें एक व्यक्ति मृतक मिला है और उसके बारे में तफ्तीश जारी है। हमने मुकदमा दर्ज कर दिया, इन्वेस्टिगेशन जारी। सर कौन था ये व्यक्ति? प्रवीण कुमार। दुकान में? हाँ, दुकान में हत्या लगी हुई है। प्रथम दृष्टि में क्या लगता है? ज्वेलर शॉप। तो लूटपाट भी है सर कुछ? हाँ, कुछ मन चोरी की। मृतक प्रवीण मूल रूप से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का रहने वाला था, जो यमुनानगर की विजय कॉलोनी में अपने ससुराल में ही रहता था। प्रवीण की सास ने बताया कि करीब 2 या 3 महीने पहले ही उसने यहाँ ज्वेलरी की दुकान की थी। उसने देर रात फोन करके बताया था कि अभी दुकान पर ग्राहक हैं, उसे आने में देर हो जाएगी, जिसके बाद उसका फोन भी नहीं लगा। दुकान पे ही रहता था, तो दुकान से फोन करा उसने कि आज मैं लेट आऊंगा। फिर उसके बाद में उसका फोन आया ही नहीं, ना स्विच ऑफ हो गया। फिर हमने 11 बजे फोन भी मैंने करा, 11 साढ़े 11 बजे करा, स्विच ऑफ। उसके बाद फोन आया ही नहीं उसका। आप लोगों को कैसे पता लगा? हमें तो 5 बजे बुलाने गया था, यही दिन निकला था। जब बुलाने गया था तब पता चला, जब आई मैं